गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे कल हमने जो टॉसिंग ऑफ कॉइन्स है डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल से रिलेटेड बातें की थी। तो आज हम सेम बातें किसके लिए करेंगे? डाई के लिए। ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर। क्या है, क्या करेंगे? अगर हम दो डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो करते हैं देन हमारे जो पॉसिबल केसेस आते हैं वो कैसे आते हैं, उनको हम कैसे लिखेंगे? क्या है? थ्रोइंग ऑफ टू डाइस। देखो, सैंपल दो डाइस है तो एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसके जो पॉसिबल केसेस हैं वो तो हमारे पास 6 ही होते हैं। ठीक है, वो 1 to लेकर 6 तक जो भी उसके हमारे फेवरेबल केसेस बनते हैं। ठीक है, तो उसके जो हमारे डाइस थ्रो करेंगे उसके पॉसिबल वेज कितने हैं? पॉसिबल वेज एक डाई के लिए नंबर 1 लगा लो। ठीक है, 6। सेकेंड डाई के लिए जो पॉसिबल वेज है वो भी कितने हैं बेटा? 6। तो जो हमारे टोटल नंबर ऑफ इनके डिफरेंट वेज बनेंगे कितने बन सकते हैं? मतलब इनके जो टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे डिफरेंट केसेस आने के 1 to 6 तक, तो क्या बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट केसेस। क्या लिख दूँ मैं? टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट केसेस या वेज लिख दो इज 6 ये है 6 ये है 6 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि हमने क्या साइमल्टेनियसली थ्रो किया तो कितने हो जाएंगे सैंपल स्पेस में? 36। ठीक है, अब देखो क्या क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं, एक बार वो भी डिस्कस कर सकते हैं। देखो 1 आ सकता है, 1 आ सकता है, 1 आ सकता है, 1 1 पहली बात तो ये 1 आ सकता है, 1 को फिक्स कर लो यहाँ पे, 1 आ सकता है, दूसरी पे पहली पे 1 ही आए, फिर 4 आ सकता है, 1 आ सकता है, 1 आ सकता है। ठीक है, 2 को फिक्स कर दो और बाकी सारे चेंज हो जाएंगे। 2 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है। इसी तरह क्या कर देंगे? 3 को फिक्स कर देंगे, 3 1 आ सकता है, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5। ठीक है, और 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। ठीक है, 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6 आ सकता है। सिमिलरली 6 1 आ सकता है, 6 2, 6 3, 6 4 और 6 5, 6 6 आ सकता है। तो ये टोटल पॉसिबल केस हो सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 6 6 जा 36। तो टोटल पॉसिबल केस अपने पास कितने हो गए? 36। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि जितने भी नंबर ऑफ केसेस हो, मतलब एक डाई के लिए जितने भी आ जाए वो हमारे मान लो m है, इसके लिए n आ रहे हैं, तो हमें जो टोटल डिफरेंट पॉसिबल या सक्सेशन केसेस जितने भी डिफरेंट वेज आने के हो सकते हैं ना, अगर इसके लिए m है और इसके लिए n है तो उसको हम लिख सकते हैं वो m मल्टीप्लाई n आ सकता है। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन है। अच्छा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम कैसे करेंगे? मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया भाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन दे दिया, व्हाट इज द probability of a number 3 5, ये कि हमारी जो फेस वैल्यू है ये वाली आए, फेस पे जो हमारे नंबर है वो ये वाले आए 3 5, टेकिंग प्लेस by throwing
throwing up 2 dice simultaneously. 2 dice की बात हो रही है, 2 dice simultaneously. ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब देखो, सैंपल स्पेस 2 डाइस साइमल्टेनियसली है, तो सैंपल स्पेस तो हमारा क्लियर हो जाना चाहिए. क्या बनेगा? 36. 6 × 6 कितना आ गया सैंपल स्पेस में? 36. अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? 3 और 5 आने की. ठीक है, ये एक पॉसिबल केस हो सकते हैं कि जो डाई 1 है, जो हमारी पहली डाइस है, तो उस पर 3 आ जाए, और क्या हो जाए, डाई जो 2 है उस पर 5 आ जाए. तो ये हो सकता है. तो उसके लिए क्या हो जाए, एक ये केस हो गया ना कि जो पहली डाइस है उस पर 3 आ जाए, दूसरी पे हमारे पास 5 आ जाए. तो उसके लिए तो मैं 1/36 लिख दूँ. अब एक डाई की अगर बात हो रही है, फर्स्ट डाई की, सिर्फ फर्स्ट डाई की 3 आने की, कि जो उस पर 3 आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो मेरे पास 1/6. ठीक है, इसी तरह जो दूसरी डाई की बात हो रही है कि उसके फेस पर 5 आ जाए, तो उसकी अलग से प्रोबेबिलिटी मेरे पास 1/6. अभी यही हमने पढ़ा है. क्या पढ़ा है कि जो हमारी एक प्रोबेबिलिटी m आ रही है, एक प्रोबेबिलिटी n आ रही है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं? m × n. तो एक की हमारे पास क्या? 1/6. दूसरी पर करूँ तो 1/6. तो मेरी क्या आ जाएगी? 1/6 मल्टीप्लाई, अभी हमने बात की 1/6 कितना आ गया? 1/36. ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो इससे रिलेटेड. क्वेश्चन क्या है भाई? सपोज वी हैव ए deck of well shuffled pack of cards. कितने कार्ड्स होते हैं? 52. ठीक है, calculate the probability that the first, जो हमारे पास फर्स्ट, कोई तो सिचुएशन देनी होगी ना, फर्स्ट 3 कार्ड्स कैसे हो? ऐश हो. किसके हो? हार्ट का. ठीक है, किंग ऑफ हार्ट हो, किंग ऑफ हार्ट देखिए, या फिर क्वीन ऑफ हार्ट हो, एंड क्वीन ऑफ हार्ट. ये है हमारे पास. देखो, अब हमें निकालना है कि जो हमारा सैंपल स्पेस है ना, वो तो कितना हो गया? 52. ठीक है, अगर तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी P1 मान लेते हैं फॉर एस ऑफ हार्ट के लिए. ठीक है, एस ऑफ हार्ट के लिए, तो ये क्या हो जाएगी? 1/52 ही बनेगी. अब हमने सेकंड कार्ड जो निकाले, देखो एक कार्ड निकल गया, तो कितने बच गए? 51. तो प्रोबेबिलिटी हमारी सेकंड किंग ऑफ हार्ट के लिए क्या हो जाएगा? एक ही निकालना है, तो फेवरेबल में हमारा 1, लेकिन कार्ड कितने बच गए? 51. P3 निकालना है, क्वीन ऑफ हार्ट निकालनी है, क्वीन ऑफ हार्ट. तो अब हमें जो थर्ड कार्ड निकालना है, जितने रिमेनिंग कार्ड है उन्हीं में से तो निकालना है ना. ठीक है, तो क्वीन ऑफ हार्ट कितना है? 1, लेकिन बचे अब कितनी हैं? रिमेनिंग कार्ड से ही तो निकालना बेटे, तो 1/50. अब हम अभी पढ़ के आए हैं कि जो प्रोबेबिलिटी हमारी ये हो जाएगी MNO, लगा लो, M × N × O कर जाएगी. तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो मेरी क्या आ जाएगी बेटा? 1/52 × 1/51 × 1/50. सोल्व तो आप कर ही लोगे. ऊपर जो भी आए, ऊपर तो मेरे को पता है 1 आएगा, नीचे आप देख लेना क्या आएगा. ठीक है, ये जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर. तो इस टाइप से डाइस से रिलेटेड तुम क्वेश्चंस कर सकते हो. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अक्रेंस और नॉन अक्रेंस के लिए करेंगे. देखो, अभी तक हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी फॉर अक्रेंस. ठीक है, वो हमें पता है कि जितने अक्रेंस है, जो फेवरेबल डिवाइडेड बाय पॉसिबल. अब हम नॉन अक्रेंस की भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बात करेंगे. तो अब क्या बात करनी भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस एंड नॉन अक्रेंस किसी भी इवेंट की.
अच्छा, अब अकरेंस के लिए जो प्रोबेबिलिटी है, मैंने मान लिया कि किसी भी इवेंट की जब अकर प्रोबेबिलिटी करती है तो वो मान ली मैंने अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो है पी। प्रोबेबिलिटी फॉर अकरेंस कितनी है पी। तो नॉन अकरेंस की भी तो कुछ होगी, नॉन अकरेंस वो मान ली मैंने क्यू है। तो हम मान लेते हैं कि जो अकरेंस हुई ना उसकी प्रोबेबिलिटी है 1, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस इवेंट की कितनी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस इवेंट की कैसे निकलेगी। 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस तभी निकलेगी ना। तो 1 माइनस अकरेंस कितना है P, ठीक है। तो ये अपने पास किसके इक्वल आती है, नॉन अकरेंस की इवेंट के, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको ये भी लिख सकते हो P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। मतलब हमारा क्या है 1 माइनस का P इज इक्वल टू जो क्यू है वो नॉन अकरेंस के लिए है। अच्छा, अब हमारे पास मान लो कि जो डाइस है उसके सैंपल स्पेस में 6 है और हमसे कह दिया कि हमें जो हम जब थ्रो करें तो अप साइड जो फेस आए उस पर 2 शो हो, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2 शो होने की प्रोबेबिलिटी, फेस पे 2 शो हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी होगी 1/6। अब हमारे पास नॉट शोइंग 2 हो, नॉट शोइंग 2 तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/6। तो उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी है 5/6, यही है ना, क्योंकि 2 तो एक ही बार है तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 5/6। ये हमारा नॉन अकरेंस से रिलेटेड था। अब इससे रिलेटेड भी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या है, ए पेयर ऑफ 6 फेस ऑफ डाइस, क्वेश्चन है भाई ए, दिख तो रहा है ना, ए पेयर ऑफ 6 faced of dice with faces marked 1 to 6 is thrown. What is the probability that sum of numbers which show up 7, ठीक है, ये वाले निकालो। तो इसके लिए जो पॉसिबल केसेस है वो क्या क्या, किन किन का सम हमारे पास 7 आ सकता है, देखो 1 और 6 का भी आ सकता है, ठीक है, 2 और 5 का आ सकता है, पेयर है भाई, ठीक है। और किस किस का आ सकता है 3 और 4 का आ सकता है। हमें निकालनी इसकी है कि 7 आए, ठीक है। और किस किस का आ सकता है हमारे पास 5 और 2 का भी आ सकता है, 5 और 2 का आ सकता है, 6 और 1 का आ सकता है। तो यही बन सकते हैं 1 और 6, 2 और 5, 3 4, 4 5 9 हो जाएगा, नहीं 5 2 और 6 1, 4 3, एक ये भी बन सकता है ना 4 3। ये हमारे पास पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हैं। तो अब हमारी प्रोबेबिलिटी निकालनी हमें, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ किसकी प्रोबेबिलिटी कि सम आए 7 का, सम ऑफ नंबर्स, इन नंबर्स का 7 कितना, सम कितना आ जाए 7, ठीक है। तो वो हमारे पास कितनी है ये 6। सैंपल स्पेस कितना बनता है 2 पेयर हैं उसके लिए, 6 × 6 कितना हो गया 36। तो क्या आ जाएगी 1/6। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स इसमें करोगे। तो भाई अब हमें क्या करना है, केस ऑफ ए बॉक्स डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज्ड कंपार्टमेंट्स।
तो इससे रिलेटेड हमें कि क्या केस बन सकते हैं। इक्वल साइज, एक बॉक्स है, उसको डिवाइड किया है इनटू इक्वल साइज कंपार्टमेंट्स। ठीक है, ये मान लो बॉक्स था, इनको इक्वल साइज, एक कंपार्टमेंट ये बना दिया, एक कंपार्टमेंट ये बना दिया। अब हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इन कंपार्टमेंट्स में जो हमारे पास नंबर है वो फॉल करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो दोनों में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कोई भी नंबर फॉल करने की, वो क्या है, इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है ना, इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी होगी। वो इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी कैसी होगी, प्रायरी प्रोबेबिलिटी के इक्वल। प्रायरी प्रोबेबिलिटी हम पढ़ के आए हैं, तो इसमें सिर्फ हम ये लिख सकते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पर बेस होगा। इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एज्यूमिंग, क्योंकि एज्यूम करेंगे ना, ऑफ एज्यूमिंग इक्वल प्रोबेबिलिटी, इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर जो भी इवेंट्स आएंगे, फॉर इवेंट्स, कि जो वो इवेंट्स होंगे ना, वो ये ध्यान रखना है, इक्वली लाइकली इवेंट्स। फॉर ए इवेंट्स वो कैसे होंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट्स टू अकर, उसे हम बोलेंगे द प्रिंसिपल ऑफ प्रायरी प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड। मतलब बेसिकली ये जो एक बॉक्स को डिवाइड कर रहे हैं दो कंपार्टमेंट्स में, वो किस पर डिपेंड करेगा, प्रायरी प्रोबेबिलिटी पर। प्रायरी प्रोबेबिलिटी क्या थी, जैसे हमने एक कॉइन को टॉस किया, हमने उस कॉइन को टॉस किया तो हमारे पास दो ही पॉसिबल केस है, हेड आएगा टेल आएगा। हेड आ गया तो 1/2, टेल आ गया ऑब्वियसली 1/2। ठीक है ना, तो हमारे पास ये क्या है, प्रायरी प्रोबेबिलिटी के उस पे प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इज कॉल्ड द प्रिंसिपल of equal priority power, is called the principle of equal priority probability। ठीक है, इतनी बात। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हम जनरली मान के चलते हैं, तो इसके जो पोस्टुलेट होंगे, वो पहला पोस्टुलेट्स क्या होगा, ऑल द एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स कोरस्पॉन्डिंग टू द पॉसिबल मैक्रोस्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल। माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो पहला जो पोस्टुलेट्स हमारा यही है, क्या है, all the accessible microstates corresponds या corresponding to a possible macrostates आर इक्वली प्रोबेबल। मतलब माइक्रो में जो हमारे पास पार्टिकल लाई करेंगे, मैक्रो में जो लाई करेंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वली प्रोबेबल होंगे। ठीक है, आर इक्वली प्रोबेबल। ठीक है, अब डाइस का एग्जांपल ले लो। जैसे हमारे पास 2 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 1/6 होगी। अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, वो इससे रिलेटेड पोस्टुलेट अभी आगे इसके और करेंगे। तो इस पोस्टुलेट से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या बन सकता है, ये बन सकता है 2 सिमिलर डाइस A and B, 2 सिमिलर डाइस A and B each having
having 6 equally likely faces marked as 1 2 3 4 5 6 यही होते हैं, ठीक है, are thrown simultaneously तो calculate the probability of getting the faces of both the dice up, क्या है दोनों पे, dice up marked as the same number, dice up marked as the same number, ठीक है। अब सेम नंबर आए, मतलब एक पे अगर 1 आया है, प्रोबेबिलिटी निकालें फॉर सेम नंबर, तो एक पे 1 आया है तो दूसरी पे भी 1 आना चाहिए। अब एक पे 1 आया तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, इस पे भी 1 आया तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। तो अब हमारे पास जो इनके इंडिपेंडेंट डिफरेंट वेज बनेंगे वो क्या बनेंगे, 1/36, ठीक है। सिमिलरली फोर किसके लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, यही बनेगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास किसकी निकालनी है अब की बार, दोनों पे सेम आने की निकालनी है। तो हमारे पास क्या क्या केस बन जाएंगे, 1 के लिए 1/36, 2 के लिए 1/36, 3 के लिए 1/36, 4 के लिए 1/36, 5 के लिए 1/36 प्लस इसके लिए 6 के लिए 1/36, कितना आ गया 36 एलसीएम, कितना, सॉरी 1/6, 6 हो गया, तो टोटल हमारा कितना आ गया 1/6, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन आ जाए जैसे ए बॉक्स इज डिवाइडेड इनटू 16 कंपार्टमेंट, एक बॉक्स को डिवाइड किया गया है 16 कंपार्टमेंट में। हाँ, तो हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। क्या है क्वेश्चन, ए बॉक्स इज डिवाइडेड इनटू 16 कंपार्टमेंट्स, एक बॉक्स को 16 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया, जैसे ये दिखाया हुआ है, इक्वल साइज के हैं ये, ठीक है, मेरे को बनाने में थोड़ी ऐसी गड़बड़ सी हो गई है, इक्वल साइज के हैं ये, 1 to 16 तक मार्क्ड है। ए बॉल थ्रोन इनटू द बॉक्स इज इक्वली likely to go into any of the compartments numbering 1 to 16, किसी में भी जा सकती है। 8 बॉल आर थ्रोन, 8 बॉल हमने उससे निकाली, ठीक है। कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर कंपार्टमेंट टू कंटेन की 1 बॉल ओनली, ऑल द 8 बॉल्स या फिर नन ऑफ बॉल्स, उनके लिए निकालेंगे, ठीक है। तो पहले के लिए जब हमारे पास है 1 बॉल ओनली, 1 बॉल ओनली के लिए क्या हो जाएगा, देखो 8 बॉल्स मतलब 8 बार हमने ट्राई करना है, तो पहला तो क्या हो जाएगा, एक निकालनी 1/16, फिर हमारे पास कितने बार वही आ सकते हैं, कितनी बच जाएंगे 15/16, 15/16 ये कितनी बार, 7 बार, क्योंकि एक बार तो ये 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स ये आ जाएगा, तो 1/16 मल्टीप्लाई 15/16 की पावर में कितनी लिख सकती हूँ, 7। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए मेरा क्या है कि हमारे पास 8 बॉल है, देखो 1/16 1/16 1/16 8 टाइम्स, तो 1/16 कितना आ जाएगा 8 टाइम्स, तो इसको मैं क्या लिख दूंगी 1/16 की पावर 8। इसी तरह थर्ड हमारा एक बी बॉल नहीं आनी है, मतलब नन ऑफ द बॉल्स, तो अब नन ऑफ द बॉल्स के लिए हम पीछे बढ़ के आए थे, 1 माइनस जितनी अक्रेंस होने वाली है, तो 15/16 आ जाएगी, तो 15/16 ये भी कितना आ जाएगा 8 टाइम्स, क्योंकि एक भी बॉल नहीं है, तो इसकी कितने आ जाएगी 15/16 डिवाइडेड बाय रेज़ टू पावर 8। तो अब हमारे पास इतना हो गया।
ठीक है, यहाँ तक आपको करना। अब हम अगर जनरल केस निकालेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि टॉसिंग एनी नंबर ऑफ कॉइन्स, एन नंबर ऑफ कॉइन्स, तो जब एन नंबर ऑफ कॉइन्स निकालेंगे तो उनके लिए कितने पॉसिबल वेज बन सकते हैं, स्पेशल केस बन सकते हैं। सिमिलरली हम जनरल केस निकालेंगे डाइस के लिए, तो हमारे पास डाइस के लिए कितना बन सकता है। आइडिया तुम्हें आज इससे लग ही गया होगा कि जनरल केस कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप करना इसमें। ओके, थैंक यू।